Because we are now well aware with the different concepts of strategic management, now we will study the strategic management process. Strategic management process is basically the continuous culture of a placer that a business adopts to up to the competitors. Simply as it may sound, but strategic management is a complex process that also covers formulating the organization's overall vision, its present culture, and its future objectives. सिंपली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं. As I said before, strategic management help us to know that where are we now, how are we going to get there, and where are we going. Basically, where are we going is called the vision and mission of the organization. हम सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है. ये सारा कुछ डिसाइड करने के बाद हम उसको तक पहुंचेंगे कैसे. बेसिकली वो कहलाता है हमारा हाउ आर वी गोइंग टू गेट देयर, एंड दीज आर आर ऑब्जेक्टिव्स एंड strategies. एंड वेयर आर वी नाउ, ये हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग होती है कि हम यहाँ जिस इन्वायरमेंट में अभी हैं, हम किस पोजीशन पे हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और हम क्या उस फ्यूचर जो हमारा एक विजन है उसको अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कैपेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करती है और हमारी फोर साइड भी बताती है कि फ्यूचर में हम अपने आप को कहाँ पर देखते हैं. तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को. The process of strategic management can best be explained with the model. और जो मॉडल मैं अभी आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें हेल्प करता है थ्रू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. हम स्टार्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को डेवलप करते हैं. जब हम अपना विजन और मिशन डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कैसे करते हैं? हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं. मतलब आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके इन्वायरमेंट में, डेमोग्राफिक्स होते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी है, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जितने भी आपकी ओवरऑल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चीज़ें होती हैं हम उनका ऑडिट करते हैं. उसके साथ साथ हम अपना इंटरनल ऑडिट भी परफॉर्म करते हैं कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम किस हद तक जो है वो कैपेबल हैं. जब आप विजन और मिशन को डेवलप कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करना. बेसिकली ये होता है रोड मैप हमारे लिए कि हम किस तरह से विजन और मिशन को अचीव करेंगे. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरेटिंग, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग स्ट्रैटेजीज. ये बेसिकली जो तीनों काम हैं आपके, अपने विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को डेवलप करना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना. ये पूरा का पूरा जो एक हिरारकी है, ये हमारी कहलाती है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसकी 3 स्टेजेस हैं. तो फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं. पहले विजन एंड मिशन को हम जो है डेवलप करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, एंड देन हम अपनी स्ट्रैटेजीज को जो है वो जनरेट करेंगे. जब हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमारा काम होता है उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना. अब हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इश्यूज़. अब अपनी इश्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे, पहले देखेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट कर कर देखेंगे. ठीक है. और ये जो दोनों स्टेजेस हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हमें हेल्प करते हैं. और लास्टली हमारे पास आता है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन. हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि जो हमने स्टार्ट पे अपना विजन एंड मिशन डिसाइड किया था, वेदर वी हैव अचीव्ड आवर मिशन और नॉट, और देयर इज़ एनी डेविएशन जिसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है. और आप देख सकते हो कि इस पूरे मॉडल में जितनी भी हमारे पास स्टेजेस हैं, थ्रू आउट ऑल द स्टेजेस हमारे पास दो ऐसे स्कैनिंग के प्रोसेसेस हैं जिनको हम थ्रू आउट द स्टेप, थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं. ऊपर है बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बगैर ऑर्गेनाइजेशंस अब ग्लोबल इरा में काम नहीं कर सकती. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, यू शुड हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. उसमें आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, सस्टेनेबिलिटी भी आती है और एथिक्स भी आते हैं. और ये थ्रू आउट द प्रोसेस आपने अपने साथ जो है वो लेकर चलने होते हैं. उसी तरह से ग्लोबल और इंटरनेशनल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं. वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ग्लोबली काम करती हैं या फिर ओवर द जो है वो सी काम कर रही होती हैं, उनके उस केस में हमें थ्रू आउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस उनको भी देख कर चलना होता है. अगर हम इस मॉडल को देखें यहाँ पर, तो ये मॉडल हमें बड़ा ही जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म सा लगता है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो चीज़ हमें समझ नहीं आती. इसीलिए हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं और एक्चुअल में कोशिश करते हैं कि हम इसको प्रॉपरली जो है वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें. सो हम इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करते हैं? बेसिकली सबसे पहला हमारा काम होता है अपनी बिजनेस के एग्जिस्टिंग विजन,
मिशन और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बेसिकली ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जिस्टिंग एक विजन भी होगा, उसका एग्जिस्टिंग मिशन भी होगा। हम उसको प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि पीछे हमने देखा कि वेयर डू वी वांट टू गो एंड हाउ आर वी गोइंग टू गेट देयर। वो सारी चीज़ें तब होंगी जब हमें एग्जिस्टिंग विजन, मिशन और उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स का आइडिया होगा, ठीक है। जब हमें इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाता है, हम अपना कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं, और जो है फिर उस कोर्स ऑफ एक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हम इस कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इसको कम्युनिकेट करना भी होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी हमारा विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड, रिटन एंड कम्युनिकेटेड। जब तक हम उनको कम्युनिकेट नहीं कर देते अपने एम्प्लॉयज़ तक, तो तब तक हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चलना होता है। तो जो भी हमारे पास विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉपरली जो है वो राइट करेंगे और डिज़ाइन करेंगे। हमारे हर किसी एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिटरमिन्ड टू बी, हम बनना क्या चाहते हैं। जब आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर देते हो, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस है बेसिकली वो एक डायनामिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम ये नहीं कह सकते कि एक दफ़ा आपने पूरे साल में ये प्रोसेस डिसाइड कर लिया और उसके बाद आप जो है वो पूरे साल में इसको देखेंगे ही नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक कैसे है कि अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो हमें अपने जो स्ट्रेटजीज़ हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपकी इकोनॉमी की क्योंकि जब हम अपना एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, और नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपकी पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको चेंज करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो है आपकी कोई इकोनॉमी में शिफ्ट आ जाता है जिसकी वजह से आपके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपकी कंपेटिटर ने कोई नई स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली होती है जिस वजह से आपको अपनी कंपनी का मिशन ही चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि दो कंपनीज अगर बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रही और सेम प्रोडक्ट्स बना रही हूँ तो उस केस में हमें अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए जो हमारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवैल्यूएशन है, ये हमारी कंटीन्यूअस बेसिस पर फॉर्म होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक दफ़ा हमने ये फॉर्मुलेट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया और इवैल्यूएट कर लिया तो उसके बाद हमें कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ना ही हम इसको 1 साल में 1 दफ़ा या फिर सेमिनली कर सकते हैं, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? नेक्स्ट हम कुछ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अलो करती है कि वो प्रोएक्टिव होकर काम करे। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि कोई अ, किसी भी एक्शन लेने से पहले खुद सारा कुछ डिसाइड करना। जब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो प्रॉब्लम को फेस करने से पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना और उससे पहले ही करेक्टिव एक्शन ले लेना इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच। आप कोई भी काम होने से पहले ही उसको डिसाइड कर लो और उसके लिए जो है वो करेक्टिव एक्शंस ले लो, इट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव अप्रोच। और प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ही अलो करती है। आपकी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का जो बेसिक, अगर हम हिस्टोरिकली उसका बेसिक देखें बेनिफिट, तो वो ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेटजीज़ को बेटर तरीके से फॉर्मुलेट करने में और उसको सिस्टमेटिकली और लॉजिकली इम्प्लीमेंट करने में हमारी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है। उसके अलावा जो भी हमारा प्रोसेस है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, उसके लिए कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल अप्रोच है। ये जो चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करने में। हम अपने थ्रू डायलॉग और पार्टिसिपेशन अपने मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग में जब इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का की सक्सेसफुल फैक्टर बन जाता है। अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व कैसे करते हैं? हम डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच यूज़ करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली कि अपने एम्प्लॉयज़, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को भी अपनी प्लानिंग में शामिल करना। वैसे तो बेसिक आइडिया ये होता है कि जस्ट जो लाइन मैनेजर्स या अपर लेवल मैनेजर्स होते हैं जस्ट वही प्लानिंग करते हैं, लेकिन बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ अ की टू सक्सेस ऑफ अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और जिन लोगों ने उन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना होता है, अगर वही उनको प्लान भी करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अगर आप बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहते हैं तो यू शुड अलो योर एम्प्लॉयज़ टू कम्युनिकेट एंड टू ऐड इनटू देयर डिसीजन मेकिंग। उसके अलावा जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हमारे पास एक बहुत बड़ी अप्रोच है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ को
स्ट्रेंथन करती है, उनमें सेंस ऑफ इफ़ेक्टिवनेस लेकर आती है, हमारे एम्प्लॉइज़ को इनकरेज करती है, क्योंकि वो हमारी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो ही इनिशिएटिव लेते हैं, वो ही इमेजिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको जो भी रिवार्ड दिए जाते हैं, उनको पता है कि उनको किस वजह से दिए जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज़ बेसिकली द की टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करते हो, तो दे विल बी मोटिवेटेड, दे विल बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड दे विल बी मोर एंथुसियास्टिक टू परफॉर्म वेल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से अचीव करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करती हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती हैं, उनको काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे कि इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि थ्रू डायलॉग एंड थ्रू पार्टिसिपेशन, यानी कि एम्प्लॉइज़ की पार्टिसिपेशन से आपकी कम्युनिकेशन इन्हेंस होती है, और जो जितनी ज़्यादा कम्युनिकेटेड होती है उतनी बेहतर तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डीपर और इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? हमें दूसरों के व्यू पॉइंट्स का पता चलेगा, ऑफ व्हाट द फर्म्स इज़ डूइंग, प्लानिंग एंड बाय। आपके एम्प्लॉयज़ को जब पता होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, और हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। तो जब आप एक एम्प्लॉई में और एक एम्प्लॉयर में, यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें और जो आपके सुपीरियर पर्सन्स होते हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं। और टीम वर्क इज़ बेसिकली द सक्सेस फैक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जब आप टीम बनकर काम करते हैं, लोगों को लीड करते हैं, मैनेज करने की बजाय जब आप उनको लीड करते हैं, वो तो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा है ग्रेटर कमिटमेंट। जब आपके एम्प्लॉइज़ को पता होगा कि हमें अंदर ऐड किया जा रहा है, हमें भी वर्थी कंसिडर किया जा रहा है, हमें हमसे भी पूछा जा रहा है कि हमें किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में लेकर चलना है, तो उस केस में वो ज़्यादा कमिटेड होकर काम करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इंप्लीमेंट करने में वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं, और वो फिर ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं। क्योंकि जब आपको भी एक चीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा, तो आप उसका एक पार्ट कंसिडर किया करोगे अपने आप को, और उसको सक्सेसफुल बनाने में अपनी पूरी कोशिश करोगे। लेकिन अगर हम एम्प्लॉइज़ को जस्ट बता देंगे कि आपने ये काम करना है, तो उस केस में वो उसको एक बर्डन कंसिडर करेंगे। उनको यही लगेगा कि हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर वो अपने आप को उस टीम का एक हिस्सा कंसिडर करते हैं, और फिर इसको जो हमने अपना काम करना होता है उसको हम ज़्यादा बेहतर बेहतर तरीके से और ज़्यादा ज़ेस्ट के साथ करते हैं। और जब आप अपने एम्प्लॉइज़ को अंदर ऐड करोगे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि ऑल द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज़ ऑन अ मिशन टू हेल्प द फर्म सक्सीड। मैनेजर्स भी और एम्प्लॉइज़ भी दोनों मिलकर जो है हैंड टू हैंड काम करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के साथ साथ हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्लानिंग करती हैं, वो ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल वे में और सक्सेसफुल वे में काम कर रही होती हैं। कहते हैं बिजनेस यूजिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट शो सिग्निफिकेंट इंपावरमेंट इन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, उनकी सेल्स भी अपवर्ड जाती हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, कंपेयर टू दोज फर्म्स जो कि जस्ट प्लानिंग करती हैं। जब आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, तो आपके पास एक सिस्टम आ जाता है, एक फ्रेमवर्क आ जाता है। आपको पता होता है कि हमने इस एरिया में रहते हुए, इस बाउंड्री में रहते हुए काम करना है। हमने ये काम करने हैं ताकि हम अपने आप को सक्सेसफुल कर सकें। दूसरी साइड पे है कि हेल्पिंग परफॉर्मिंग फर्म्स सीम टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस विद गुड एंटिसिपेशन। जब आपको ज़्यादा डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होते हैं, क्लियर होते हैं, इनएम्बिगुअस होते हैं, तो उस केस में आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस आपको सामने नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। जो हाई परफॉर्मिंग फर्म्स होती हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस को यूज़ करती हैं, उनकी एंटिसिपेशन भी अच्छी होती है। जो कंपनीज़ पुअरली प्लानिंग करती हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि शॉर्ट साइटनिंग में उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि ऐसे परफॉर्मेंस करती हैं, ऐसी शॉर्ट टाइम प्लानिंग करती हैं कि उनको शॉर्ट रन बेनिफिट नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में जाते हैं, तो उनको फिर फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन विद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म दोनों साइड पे बेनिफिट हो सकता है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऐसे बेनिफिट्स जो कि टेंजिबल होते हैं, हम इनको सामने देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इट अलोज फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमें पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स किस तरह के हैं, हमें उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में, उस अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटाइज करने में और उसको एक्सप्लॉइट करने में। प्रायोरिटाइज करने का मतलब है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके क्या स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एक्सप्लॉयटेशन का करने का मतलब है कि हमने इससे बचना है, इट्स अ थ्रेट फॉर अस, और हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है अपने ऑब्जेक्टिव और व्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को ज़्यादा तरीके से सॉल्व करने में। उसके अलावा इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और आपको पता चल जाए कि आपने ये काम परफॉर्म करने हैं, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, जब आपको एक प्रोसीजर और एक मेथड दे दिया जाता है तो आपको काम करने का मज़ा भी आता है। तो वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके अलावा है ये, इट मिनिमाइजेस द इफेक्ट ऑफ एडवर्स कंडीशन एंड चेंजिंग्स। आपका चेंज आना ही आना है। आप एक ऐसे एरा में काम कर रहे हो जो कि टोटली डायनामिक है, तो चेंजिंग्स डेफिनेटली में अगर वो चाहे आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे एक्सटर्नल आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, चाहे गवर्नमेंट ने कोई नया रूल जो है वो निकाला है, या कोई भी है, जो भी चेंज आना है उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट करना होता ही है। तो जो है आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग वो उस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर देती है, क्योंकि अगर आपकी अचानक कोई चेंज आता है और आप उसको प्रॉपरली जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग बेसिकली हमारी होती ही फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग है। तो हम पहले से फोरकास्ट करके रखे होते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर करती है तो हमें कौन सी जो है वो वर्क एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है और किस तरह से उसको हैंडल करना है। नेक्स्ट है, इट अलोज मेजर डिसीजंस टू बेटर सपोर्ट इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें प्रॉपर डिसीजंस और प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प आउट करता है। ये इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ टाइम है, हमारे रिसोर्स को जो है बचाता है और बेटर जगह पर इंप्लीमेंट करने में, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। उसके अलावा इट अलोज फ्यूअर रिसोर्सेज एंड लेस टाइम टू बी डिवोटेड टू कोऑर्डिनेटिंग। जब आपको पता होगा कि हमने कौन सा काम कैसे करना है, तो मिस्टेक के और वेस्टेजेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आपको नहीं ना पता होता तो तब आप ट्रायल्स कर रहे होते हो, तो जब आप ट्रायल्स करते हो तब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक प्लानिंग के थ्रू काम कर रहे हो तो आप फ्यू रिसोर्सेज को यूज़ करके बेटर रिजल्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा है, इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन अमंग पर्सोनल। आपके जो इंटरनल पर्सोनल है, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट करता है और फिर एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करता है, और हमें इसके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आते हैं।